हेलो एवरीवन। तो जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अभी कल आपका बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम है 2024 बैच के लिए। तो आप अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो नंबर लास्ट है। इसमें हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड और बायोलॉजी से मिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड की 30 वीडियो बन चुकी है। 30 वीडियो कंप्लीट आप लोग आई होप किए होंगे, नहीं किए होंगे तो आप रिवीजन कर सकते हैं लास्ट मोमेंट पे। और देखिए, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं। और अभी इसके बाद एक वीडियो OMR पे आएगी कि OMR शीट आप कैसे फिलअप करेंगे, क्या सावधानियां OMR शीट फिलअप करते आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके ऊपर एक वीडियो आएगी। और शाम को हम लोग लाइव में आएंगे, शाम को 6 बजे हम लोग लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे। 6 बजे लाइव क्लास भी ज्वाइन करेंगे। तो उसमें आप क्वेश्चन क्वेरी वाले वो लाइव क्लास रहेगी, उसमें आपको कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। तो 6 बजे आप लोग जुड़ना ना भूलें। चलिए इसमें देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर इन द केस ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ पेशेंट क्या होते हैं, इसमें ब्लड शुगर जो होता है ना, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, उसको डायबिटीज़ पेशेंट कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं। अब डायबिटीज़ में क्या चीज़ होता है, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। देखिए, जो डायबिटीज़ होता है ना, ये कोई रिस्क फैक्टर होते हैं जो डायबिटीज़ को काज करते हैं, डायबिटीज़ बीमारी को लेके आते हैं। अब डायबिटीज़ का काफ़ी फैक्टर होते हैं कि डायबिटीज़ अगर कोई पेशेंट मान लीजिए लंबे समय से वो ओबिसिटी में है, मोटापा उसको हो गया, तब भी डायबिटीज़ होने के चांस हैं। अगर साल्ट इनटेक ले रहा है तब भी हो जाएंगे। अगर वो एल्कोहल इनटेक ले रहा तब भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें ये सब तो चेंज कर सकते हैं। साल्ट ले रहा, साल्ट बंद कर दीजिए। ओबिसिटी, उसका मोटापा है, फिजिकल एक्टिविटी कर दीजिए, वो भी मोटापा भी कम हो जाएगा। एल्कोहल इनटेक, एल्कोहल ले रहा है, उसका एल्कोहल बंद कर दीजिए, तो ये भी मॉडिफाइबल है, ये भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन एज जो है, एज नॉन मॉडिफाइबल है। एज भाई बढ़ गया तो उसको घटा सकते हो नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज़ मिलाइटस इज नॉन मॉडिफाइबल। अब ये देखिए, जो डायबिटीज़ मिलाइटस होते हैं, डायबिटीज़ मिलाइटस ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाना डायबिटीज़ मिलाइटस कहलाता है। डायबिटीज़ मिलाइटस में नॉन मॉडिफाइबल आपको बताने हैं, जो चेंज ना किया जा सके वो रिस्क फैक्टर मतलब होता है जो बीमारियाँ काज करते हैं। तो इसमें रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ मिलाइटस के समकक्ष में। देखिए, पुअर कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लिए पीयर कंट्रोल, तो कंट्रोल कर सकते हैं। एडवांसिंग एज कंट्रोल किया जा सकता है नहीं। ओबिसिटी तो कर सकते हो। फिजिकल इनएक्टिविटी कोई फिजिकल एक्टिविटी कर ही नहीं रहे हो तो फिजिकल एक्टिविटी तो शुरू कर सकते हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ये एडवांसिंग एज, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए पेशेंट ऑन इंसुलिन। ये देखिए, अगर कोई पेशेंट इंसुलिन थेरेपी पे है, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज शुगर को कम करता है। तो अगर इंसुलिन थेरेपी किसी पेशेंट को इंसुलिन इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है तो वो कभी कभी ऐसा भी होता है, कहते नहीं हैं, डायबिटीज़ पेशेंट जो होते हैं वो किससे उनकी मृत्यु होती है, ज़्यादातर ब्लड शुगर लेवल कम होने से होती है। वैसे वो बीमारी उनको क्या है, ब्लड शुगर लेवल, ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा है, डायबिटीज़ मिलाइटस है। लेकिन उनकी मृत्यु कैसे होती है, उनकी मृत्यु होती है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो मीन्स कम होता है, मतलब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा ब्लड में, उससे उनकी मृत्यु होती है। क्योंकि वो उनको इंसुलिन थेरेपी रहते हैं या फिर डायबिटीज़ कोई टेबलेट लेते हैं जो ब्लड शुगर को डाउन करता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है, कोई भी अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं इंसुलिन थेरेपी का, तो खाना खाने के पहले लिया जाता है। मान लीजिए खाना खाने के पहले आप इंसुलिन ले लिए, अब वो इंसुलिन क्या करता है, बहुत ज़्यादा ब्लड में शुगर को लेवल को डाउन कर देता है। लेकिन आप उसके जस्ट बाद खाना खा लेते हैं, तो खाना खाने के बाद जो फूड खाते हैं वो शुगर ग्लूकोज देता ही है, तो मेंटेन कर देता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन की थेरेपी का कॉम्प्लिकेशन होता है, दुष्प्रभाव होता है हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रेटरी यूनिट ऑफ किडनी का स्क्रेटरी यूनिट बताना है। तो किडनी का स्क्रेटरी यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, यहाँ थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, स्ट्रक्चरल स्क्रेटरी फिल्ट्रेशन एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट में ये देखिए, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत करने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल आपको यूनिट बताना है। तो काफ़ी स्टूडेंट जल्दबाजी में न्यूरॉन्स लगा देते हैं, जो कि न्यूरॉन्स नहीं नेफ्रॉन होता है, यानी PHRON होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन मेन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, मेन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन का मेन प्रोडक्ट आपको बताना है कि मेन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, जो हम लोग प्रोटीन खाते हैं उसका जब प्रोटीन का मेटाबोलाइज हो जाता है तो उसका मेन प्रोडक्ट क्या होता है, आयोडीन होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट या यूरिया होता है, ग्लाइकोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट लगाएंगे, यूरिया आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले ये आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, यूरिया जो होता है इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन मीन्स अमीनो एसिड, प्रोटीन की एक छोटी इकाई, एक इकाई होती है, यूनिट होती है अमीनो एसिड। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन होती है मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, किडनी सिचुएटेड, किडनी कहाँ पे होती है, किडनी कहाँ पे होती है, इन एब्डोमिनल कैविटी में होती है या फिर पेल्विक कैविटी में होती है या फिर थोरेसिक कैविटी में होती है या फिर डॉर्सल कैविटी में होती है। तो किडनी कहाँ होती है भाई, किडनी एब्डोमिनल कैविटी लगाइए या पेल्विक कैविटी, इसी दोनों में से एक आपका सही होना चाहिए। तो इसमें आपका एब्डोमिनल कैविटी करेक्ट हो जाएगा। किडनी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एब्डोमिनल कैविटी में। ये देख सकते हैं किडनी आर पेयर, किडनी किस में होती है, पेयर में, मतलब जोड़े में होती है। पर्पल ब्राउन आर्गन होता है, सिचुएटेड एट द बैक, बैक में होती है, कहाँ पे होती है, रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी में होती है। साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल की जो कैविटी साइड की होती है उसको रेट्रो पेरिटोनियल कैविटी कहा जाता है। व्हिच फॉर्म यूरिन, और वो यूरिन बनाती है, यूरिन बनाती है, फॉर्म करती है कहाँ से, ब्लड से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पे BUN का पूरा फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। BUN यूज्ड फॉर किडनी फंक्शन, टेस्ट स्टैंड फॉर। तो जब किडनी का टेस्ट किया जाता है तो उसमें क्या टेस्ट किया जाता है, BUN का फुल फॉर्म होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया यूरिक नहीं हो जाएगा, यूरेसिल नहीं हो जाएगा, यूरिया नहीं हो जाएगा, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। हाँ ये देखिए यूरिन है, ये है यूरिया भाई, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन उसको बोलते हैं। नेक्स्ट में देखिए, ये ब्लड यूरिन, ये अच्छे से देख लीजिएगा, ये एकदम सही ए भी लग रहा है, एकदम ए भी सही लग रहा है। यहाँ पे यूरिन है, यहाँ पे यूरिया है, तो यूरिया का इसमें टेस्ट किया जाता है, ब्लड में कितना यूरिया की मात्रा अधिक हो जाती है, कोई प्रॉब्लम होने लगती है किडनी में, तो ये BUN टेस्ट किया जाता है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन यूज्ड फॉर किडनी फंक्शन टेस्ट होता है। स्टैंड फॉर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड में कितना यूरिया नाइट्रोजन है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन मीन्स नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ यूरिया के फॉर्म में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ब्लड में, ये टेस्ट के थ्रू पता चल जाता है। नेक्स्ट में द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोवा, जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोवा चेंज होता है तो उसको क्या बोला जाता है। ये सब चीज़ें, तो ऐसा कोई क्वेश्चन है कि जो ये चीज़ें नहीं कराई गई हैं, ये सिर्फ रिवीजन चल रहा है, तो उसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस भी देख लीजिए, स्पर्मियोजेनेसिस जब स्पर्मेटिड चेंज होता है किसमें, स्पर्मेटोजोवा में, स्पर्मेटो क्या होता है, स्पर्मी होता है। और जब यहाँ देखिए मैच्योर फंक्शनल स्पर्मेटोजोवा जब बनता है स्पर्मेटोगोनिया से, तब उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है, डिप्लॉयड होता है, और स्पर्मेटोजोवा क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। तो डिप्लॉयड से जब हैप्लॉयड बनता है तो उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट में देखिए, स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, यदि देखिए स्पर्म आर प्रोड्यूस, स्पर्म जो प्रोड्यूस होता है बाय द प्रोसेस, उसको उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्म के बनने को स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम के फार्मेशन को ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओजेनेसिस किसको बोला जाता है, जब ओवम का फार्मेशन होता है। नेक्स्ट में ये देखेंगे, सेक्स क्रोमोसोम आर आल्सो कॉल्ड, सेक्स क्रोमोसोम 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन जो लास्ट वाला 23 नंबर वाला क्रोमोसोम्स होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स को बोलते हैं। जो XY होता है वो निर्धारित करता है, मेल्स में XY होते हैं ये एलोसोम्स, और फीमेल्स में XX। तो लास्ट वाला जोड़ी जो होता है उसको एलोसोम्स बोलते हैं। सेक्स क्रोमोसोम आर आल्सो कॉल्ड एलोसोम्स बोलते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द
मेल सेक्स हार्मोन इज, मेल सेक्स हार्मोन कौन है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल सेक्स हार्मोन होता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। लार्जेस्ट आर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, अगर लार्जेस्ट इंडोक्राइन पूछता तो आप लीवर लगाते, लेकिन यहाँ पे लार्जेस्ट आर्गन, ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट आर्गन पूछ रहा है तो स्किन आप लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखें, ये देख लीजिए आप, स्किन इज द लार्जेस्ट आर्गन ऑफ द बॉडी हुईच सरफेस एरिया 2 मीटर स्क्वायर या फिर 22 फीट एंड वेट इज अबाउट 4.5 to 5 kg, ये वेट ही होता है टोटल स्किन का। तो ये चीज़ें दी गई है। यहाँ पे देखिए मेनिंजेज आर कवरिंग ऑफ, मेनिंजेज किसकी कवरिंग होती है? तो मेनिंजेज ये देख लीजिए, ये नर्सिंग ट्यूटर में कभी पूछा गया था। मेनिंजेज एक कवरिंग होती है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की कवरिंग होती है मेनिंजेज, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। द मिडिल लेयर ऑफ मेनिंजेज, मेनिंजेज में 3 लेयर होती हैं। ये देखिए पायामेटर, एरेक्नोइड और ड्यूरामेटर। तो आप ये DAP मैंने बताया था, DAP खाद याद कर सकते हैं। पायामेटर एनर का होता है, एरेक्नोइड जो होता है मिडिल लेयर होती है, और डायामीटर जो होता है, ये देखिए ड्यूरामीटर, डायामीटर नहीं ड्यूरामीटर जो होती है ये आउटर लेयर होती है। तो मिडिल लेयर की बात कर रहा है तो मिडिल लेयर आप एरेक्नोइड मैटर लगा देंगे, और पायामीटर भी आप पढ़ लीजिएगा और ड्यूरामीटर भी। नेक्स्ट में देखिए फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, मस्तिष्क का जो ब्रेन का पार्ट होता है सेरिबेलम होता है, सेरिब्रम दोनों होता है। सेरिब्रम भ्रम का काम करता है, सेरिबेलम आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, तो बॉडी के फंक्शन को, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, ये सभी सेरिबेलम के फंक्शन हैं एक्सेप्ट किसको छोड़ के? तो ये देखिए मेंटेनेंस ऑफ मसल स्टोन, बॉडी का जो मसल स्टोन होता है उसको तो मेंटेन करता है सेरिबेलम। इक्विलिब्रियम भी, बॉडी का इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करता है। इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन करेगा ना तो आप चलते चलते गिर जाएंगे, तो ये सेरिबेलम ही मेंटेन करता है। और मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, जो बॉडी का शेप साइज पोस्चर होता है वो भी मेंटेन करता है, नहीं तो आप गिर जाएंगे। इतने मोटे लोग भी तो चलते ही रहते हैं, पतले लोग भी तो चलते रहते हैं। क्यों चलते रहते हैं? क्योंकि जो ब्रेन का सेरिबेलम है वो मेंटेन करता है भाई। तो ये हेयरिंग का काम नहीं, सुनने उनने वाला काम सेरिबेलम का नहीं होता। तो एक्सेप्ट पूछा गया था, कौन फंक्शन नहीं होता सेरिबेलम का? तो ऑप्शन नंबर आप डी लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्पायरेटरी सेंटर सिचुएटेड एट व्हिच पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन में जो रिस्पायरेटरी सेंटर है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मेडुला, सेरिबेलम, पोन्स या थैलेमस? तो बताइए, इसमें ऑप्शन नंबर मेडुला आप लगाएंगे। जो रिस्पायरेटरी सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मेडुला एब्लेंगेटा, मेडुला आप लगाएंगे। द पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम्स आर, ब्रेन स्टेम्स जो पार्ट ब्रेन में, दिमाग में ब्रेन स्टेम का कौन कौन से पार्ट होते हैं? ब्रेन स्टेम में क्या क्या आता है? ये सब चीज़ें बहुत बार बताई गई हैं। मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ये आते हैं, या फिर पोन्स आता है, सेरिबेलम आता है, मेडुला आता है। तो बताइए पार्ट आप, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। मिड ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन आता है। अब मिड ब्रेन में भी कुछ पार्ट होते हैं, पोन्स आता है और मेडुला आता है। तो आप अच्छे से देख लीजिएंगे यहाँ पे मेडुला और मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, ये आप अच्छे से इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखेंगे, यहाँ पे स्पाइनल कार्ड इज मेड अप ऑफ, स्पाइनल कार्ड जो होती है वो किसकी बनी होती है? न्यूरॉन्स, कार्डियक मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स या स्मूथ मसल्स? तो बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? स्पाइनल कार्ड जो होती है वो न्यूरॉन्स सेल की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। स्पाइनल कार्ड इज पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का CNS का पार्ट होता है स्पाइनल कार्ड और ब्रेन। और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट होता है? वो जो मोटर नर्व होती है, सेंसरी नर्व होती है, वो सब पार्ट होते हैं। स्पाइनल कार्ड पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम व्हिच कंटेन्ड 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं लगभग। टोटल पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व पे एक बहुत जोरदार वीडियो बनाई गई थी, तो उसमें 100% आप पढ़ के जाइएगा कौन सी नर्व को क्या फंक्शन है, कौन से नर्व के किस स्थान पे हैं, कौन लॉन्गेस्ट नर्व है, कौन लार्जेस्ट नर्व है, वो नर्व के ऊपर वीडियो है। वीडियो सेक्शन में जाएंगे मिल जाएगा अगर देखे नहीं होंगे। टोटल पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व जो है वो 12 पेयर है। तो ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ कुछ चीज़ें दी गई हैं, आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्थ क्रेनियल नर्व, फोर्थ क्रेनियल नर्व कौन सी है? तो मैंने बताया था ओल्फैक्टरी ऑप्टिक ऑक्लूमेटर, OOOT, ट्रोकैलियर ट्राइजेमिनल मैंने बताया था, OOOT TRIAFAG और VSH, टोटल 12 है। तो इसमें फोर्थ नंबर पे पूछ रहा है। तो ये देखिए ऑल्फैक्टरी ऑक्लूमेटर, ये क्या हो गया? ऑल्फैक्टरी ऑक्लूमेटर, ऑप्टिक ऑक्लूमेटर, और ये ट्रोकैलियर और ट्राइजेमिनल, और फोर्थ नंबर वाला पूछ रहा है तो आप ट्रोकैलियर ही लगाएंगे।
तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट भी है। 10th क्रेनियल नर्व आपका पूछेगा तो 10th क्रेनियल नर्व वायगस नर्व होती है, वो जो ट्रिक बताया था OOTTRIAFAGBSH, वो आप लिख लेंगे तो सब चीज़ आ जाएगा। ऑल आर मोटर नर्व एक्सेप्ट, देखिए मोटर नर्व कौन कौन सी होती हैं, 346/11-12 मैंने बताया था, और एक पसंद बताया था, 5, 7, 9, 10 बताया था, और एक 346/11-12 बताया था। तो ये कौन सी नर्व है, ये मोटर नर्व है, ये पसंद कौन है, सेंसरी नर्व है। तो आप इसे 3, 4, 6, 11, 12 आप देख लेंगे, इसमें मोटर नर्व पूछ रहा है तो आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। डी ऑप्शन इसमें ट्राइजेमिनल जो है ये मोटर नर्व नहीं होती है। 5, 7, 9, 10 ये पाँचों नर्व है ना ट्राइजेमिनल, तो ये तो सेंसरी नर्व हो जाती है ना। ये देखिए एक्सेप्ट ट्राइजेमिनल मिक्स्ड नर्व सभी हैं, और ये मिक्स्ड नर्व है। ऑल अदर नर्व आर मोटर नर्व, और मिक्स्ड नर्व जो होती हैं पसंद तो सेंसरी है ना। नेक्स्ट में हुज क्रेनियल नर्व हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज, कौन सी नर्व है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं, तो वो वायगस नर्व होती है। यहाँ पे ट्राइजेमिनल भी दिया है, लेकिन वायगस नर्व जो होती है उसमें ब्रांचेज ज़्यादा हैं, क्योंकि उसका फंक्शन डिफरेंट है ना। वायगस नर्व हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज हुज प्रोवाइड नर्व सप्लाई टू ऑर्गन, हेड को भी, नेक को भी, थोरेसिक को भी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमेन कैविटी एंड पेल्विक कैविटी, काफ़ी को ये मेंटेन करती है ना तभी नर्व। तो भाई वहाँ के फंक्शन कैसे काम करेंगे। वॉइस बॉक्स इज नोन एज, वॉइस बॉक्स किसको बोलते हैं, डायफ्राम, लैरिंग्स, ब्रोंक्यूल्स और फेरिंग्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वॉइस बॉक्स जो होता है उसको लैरिंग्स बोलते हैं, और चिड़िया जो पक्षी होती है उसमें वॉइस बॉक्स क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट में राइट लंग्स हैज हाउ मेनी लोब्स, जो राइट लंग्स होती है उसमें कितने टोटल लोब्स होते हैं। तो राइट लंग्स की अगर बात किया जाएगा तो उसमें कितने लोब्स होंगे, उसमें 3 लोब्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम 100, 600, 400, 500, तो 500 यहाँ पे दिया गया है, तो आप यही डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है। टोटल लंग कैपेसिटी होती है, ये देखिए टोटल लंग न्यू बार्न में, छोटे बच्चों में पूछ रहा है भाई टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है। 100, 305 और 500 टोटल लंग कैपेसिटी अगर पूछा जाए कि एडल्ट में कितनी होती है तो 5800 कभी कभी ऑप्शन में देता है, कभी कभी 6000 डायरेक्ट देता है। तो ये दोनों आप डाटा लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि दोनों डाटा आपका ऑप्शन में आएगा, दोनों में से एक ही का आएगा, और एक ही का आएगा तो आप 5800 लगाएंगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू NCERT। तो ये देख लेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर न्यू बार्न में छोटे बच्चों में पूछा जाएगा तो 150 ml होती है टोटल लंग कैपेसिटी। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, अगर नोज नाक से ब्लीड हो रहा है, खून बह रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, हेमोटाइसिस, हेमाचूरिया या फिर हेमाटमेसिस। ब्लड में हेमाचूरिया, यूरिन में हेमोटेसिस। तो ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन एपिस्टैक्सिस बोलेंगे। एपिस्टैक्सिस मीन्स होता है, एपिस्टैक्सिस जब नोज से ब्लीड होता है तो उसको एपिस्टैक्सिस बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑर्गन इज कॉल्ड स्वेट ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड, कौन सी इसमें ऑर्गन है जो स्वीट ग्लैंड, स्वेट नहीं स्वीट ग्लैंड बोला जाता है। स्वीट ग्लैंड किसको बोलते हैं, स्वीट मीन्स मीठी ग्लैंड किसको बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं पैंक्रियाज को, इसीलिए स्वीट ग्लैंड इसको बोला जाता है। किस लिए, क्योंकि यहाँ पे अल्फा सेल्स होती हैं और बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स ग्लूकागान सिक्रेट करती हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रेट करती हैं जो ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करती हैं, इसीलिए इनको स्वीट ग्लैंड बोला जाता है, पैंक्रियाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखेंगे हम लोग, व्हिच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड की बात कर रहा है, लार्जेस्ट ग्लैंड की बात कर रहा है, तो आप तो ये क्वेश्चन तो आप आसानी से सही करेंगे, लीवर ही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए विटामिन ए प्रोड्यूज फ्रॉम कैरोटीन, विटामिन ए से जो प्रोड्यूज होता है कैरोटीन, कहाँ से प्रोड्यूज होता है, कैरोटीन से, और ब्लड में, स्किन में, लीवर में, इंटेस्टाइन में, तो वो प्रोड्यूज होता है लीवर में। नेक्स्ट में ये क्वेश्चन देखिए हेपेटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस कहीं पे आता है ना तो लीवर ही आएगा ना, हेपा बोलते ही हैं, तो हेपेटाइटिस, टाइटिस वर्ड इन्फ्लामेशन, सूजन नहीं होता है जो, तो लीवर ही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए स्कल कंसिस्ट हाउ मेनी बोन्स, स्कल में जो हम लोग की खोपड़ी होती है स्कल कंसिस्ट कितनी बोन टोटल उसमें प्रेजेंट होती हैं, ये पूछा जा रहा है। तो उसमें 22 बोन होती हैं, टोटल 22 बोन स्कल में होती हैं। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेस में कितनी बोन होती हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं आप पढ़ सकते हैं। स्कल कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क, स्कल में 22 बोन होती हैं, और फेशियल बोन अगर पूछा जाए तो 8 बोन टोटल होती हैं।
तो ये आप देख लीजिएगा, दोनों को नोट कर लीजिएगा। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? वो होती है कान में होती है, स्टेपीज होती है। तो ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन आप करेक्ट लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें हर एक जो ये आपका ऑप्शन है, ये सभी ऑप्शन इसमें इंपॉर्टेंट है, तो हर एक ऑप्शन को अच्छे से समझ लीजिए। वैसे तो मैं काफ़ी बार इसमें बताया हूँ, तो आप अच्छे से समझ लीजिए। हो सकता है एक क्वेश्चन यहाँ से आपका देखने मिल जाए, या बायोलॉजी में या नर्सिंग एप्टीट्यूड में मिलने के चांस हैं, तो आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। 315 ये देखिए, इसमें क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। द कंडीशन इन हुइच फॉल्स बिलीफ आर फर्मली मेंटेन्ड इवन दो दे आर नॉट शेयर्ड बाई अदर इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन कर रहा है दी कंडीशन इन हुइच फॉल्स बिलीफ। देखिए उसको फॉल्स है, मतलब कहने का मतलब ये है, उसको उसके मतलब जैसे हम लोग कहते नहीं, जैसे हम लोग मान लीजिए कहीं पे जा रहे हैं और 2-4 लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं, तो हमको ऐसा महसूस होगा कि ये लोग हमारे ही बारे में बात कर रहे हैं, ये होता है। इसको मतलब फिक्स्ड होता है, इसको क्या होगा? फॉल्स बिलीफ होगा। इसको विश्वास होता है, और ये विश्वास जो होता है फॉल्स होता है, एक झूठा विश्वास होता है। इसको विश्वास होगा लेकिन फॉल्स होगा, तो ये होता है डिल्यूजन, इसको बोलते हैं। डिल्यूजन में आप लिख सकते हैं फॉल्स बिलीफ। फॉल्स बिलीफ आपको ये ज़रूर क्वेश्चन में मिलेगा अगर डिल्यूजन से क्वेश्चन आया। इसमें फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ होता है, जिसको अनशेकेबल बिलीफ कहते हैं। मतलब उसका बिलीफ जो है अनशेकेबल, चेंज नहीं होता, वो जो सोचता है वो सोचता है। तो ये डिल्यूजन हो गया। और इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन और हेलुसिनेशन, ये दोनों में इतना कन्फ्यूजन होता है ना, लेकिन आज के बाद कन्फ्यूजन नहीं होगा। वैसे तो मैं बहुत बार डिस्कस किया हूँ, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ये दोनों मैं बता देता हूँ, हेलुसिनेशन और इल्यूजन। देखिए इल्यूजन क्या चीज़ होता है? इल्यूजन में आपका स्टिमुलस प्रेजेंट होता है। आप लिख सकते हैं स्टिमुलस प्रेजेंट होता है, स्टिमुलस प्रेजेंट होता है। और हाइलुसिनेशन में स्टिमुलस एब्सेंट होता है, स्टिमुलस एब्सेंट होता है। ये समझ गए कि नहीं? स्टिमुलस एब्सेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि ये इल्यूजन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप रात में जा रहे हैं और वहाँ पे रास्ते में रस्सी पड़ी हुई है। अब रस्सी को क्या समझ रहे हैं कि ये सांप है, तो इसको इल्यूजन बोलते हैं, इल्यूजन बोलते हैं। तो ये समझ गए इल्यूजन क्या है? इल्यूजन में मतलब आपका स्टिमुलस प्रेजेंट होगा कोई ना कोई। और हेलुसिनेशन ये कहानी होती है। हेलुसिनेशन में या हमको सुनाई देगा, या हमको क्या सुनाई देगा, या फिर हमको दिखाई देगा या सुनाई देगा। कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो रात में यह लगेगा कि कुछ हमें सुनाई दे रहा है या कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई चीज़ होती नहीं है। रियलिटी मतलब कोई चीज़ नहीं होता रियलिटी, लेकिन उसको लगता है कि कुछ वहाँ पे सुनाई दे रहा है। तो हाइलुसिनेशन का मतलब होता है कोई नहीं है वहाँ पर, फिर भी लगता है कि कुछ है वहाँ पे, तो ये हाइलुसिनेशन। लेकिन इल्यूजन कुछ रहता है लेकिन उसको परसीव करता है, वो रॉन्ग परसीव कर लेता है। जो परसेप्शन होता है उसका रॉन्ग होता है। तो परसेप्शन डिसऑर्डर ये सभी हैं, थॉट डिसऑर्डर ये सभी हैं। और एक डिलीरियम है। डिलीरियम तो आपका थिंकिंग डिसऑर्डर है, इसमें भूलने की बीमारी इसको बोल सकते हैं, डिलीरियम और डिमेंशिया। तो अब क्लियर हो गया होगा ना। डिल्यूजन में उसको विश्वास होता है कि मेरे बारे में कुछ लोग कह रहे हैं। इल्यूजन में क्या होता है? स्टिमुलस प्रेजेंट होता है, रस्सी को सांप समझ लेता है। हाइलुसिनेशन में उसको या कुछ दिखाई देगा या कुछ सुनाई देगा, लेकिन कुछ रहता नहीं है, फालतू में वो हाइलुसिनेट करता है अपने आप को। हाइलुसिनेशन ये सभी बीमारी है ना। तो चलिए, इसका तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू असेस द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर। जब आप स्टाफ नर्स बन जाएंगे, बीएससी नर्सिंग करने के बाद स्टाफ नर्स बनेंगे, तो आपकी जो आप पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं, मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, चार्ट प्रिपेयर करते हैं, डायरी मेंटेन करते हैं, जो भी रहता है हॉस्पिटल में, तो उसके आप नर्स की क्वालिटी को एसेस करने के लिए, चेक करने के लिए नर्सिंग ऑडिट की जाती है। सिस्टमेटिकली क्वालिटी ऑफ नर्सिंग को चेक किया जाता है, तो नर्सिंग ऑडिट उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द टाइप ऑफ असेसमेंट दैट इंक्लूड डाटा रिलेटेड क्लाइंट बायोलॉजिकल, कल्चर, स्पिरिचुअल एंड सोशल नीड इज कॉल्ड। उसको क्या बोलेंगे? तो ये बताइए, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंप्रहेंसिव असेसमेंट। मतलब पूरा कंप्लीट असेसमेंट किया जा रहा है। जैसे डाटा रिलेटेड है, बायोलॉजिकल है, कल्चरल है, स्पिरिचुअल है, सोशल, तो उसका सभी की आवश्यकता पड़ती है कंप्रहेंसिव असेसमेंट में। ये देखिए एंड्रो, ये क्या लिखा गया है? एंड्रागाजी लिखा गया है। एंड्रागाजी इसको पढ़ सकते हैं।
एंड्रोगॉजी का मतलब होता है एंड्रोजन से संबंधित, आप समझ सकते हैं। एंड्रोगॉजी का मतलब होता है इसमें क्या किया, ये एक मेथड होता है। मेथड क्या होता है, ये एक प्रिंसिपल्स होती है जिसमें क्या किया जाता है, एडल्ट को एजुकेट किया जाता है, एडल्ट लर्निंग। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में ये क्वेश्चन देखिए, व्हिच मोड ऑफ क्लिनिकल एप्लीकेशन फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च कंसिडर टू बी द शेयरिंग ऑफ क्वालिटेटिव फाइंडिंग विद द पेशेंट। तो ये कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर जाएगा एंटीसिपेटरी गाइडेंस जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिए इसमें, दी फर्स्ट नर्स फिलॉसफी ऑन द हेल्थ मेंटेनेंस एंड रीस्टोरेशन वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जो पहली फर्स्ट नर्स थी, दी फर्स्ट नर्सिंग फिलॉसफी जो थी, फर्स्ट नर्सिंग फिलॉसफी मतलब दर्शन होता है, फर्स्ट नर्सिंग फिलॉसफी और स्वास्थ्य का देखभाल, मेंटेनेंस करना, रख रखाव करना, उसका स्थापना इस्टेब्लिश किसने किया था, तो इसने फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी भाई, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही तो नर्सिंग की जन्मदाता थी, सब कुछ तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही हैं। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या किया था, एक क्रीमियम युद्ध हुआ था, उन्होंने उसमें सोल्जर का जाके हेल्प किए थे, उनमें कुछ चीज़ें ट्रीटमेंट की थी, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही होगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्वच्छता पर काम की थी, तो ये एक लेडीज़ थी। तो ऑप्शन नंबर इसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन लोकेटेड, नेशनल इंस्टीट्यूट न्यूट्रिशन का जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, ये आपको बताना है, ये है आपका हैदराबाद में है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डील्स विद द स्किन ह्यूमन्स, जो व्हिच ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस में कौन सी ब्रांच होती है जिसमें ट्रीटमेंट डील्स किया जाता है स्किन के, ह्यूमन्स के स्किन का ट्रीटमेंट किया जाता है, तो ये बताइए। इसमें आपका डर्मेटोलॉजी, डर्मिस से हो जाता है ना, डर्मिस स्किन तो होती है, तो डर्मेटोलॉजी विभाग में दिखाया जाता है स्किन डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डील्स विथ, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के अंतर्गत क्या, एंडोक्राइन मतलब होता है ग्लैंड होती है, तो ग्लैंड की स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट में देखिए, दी ब्रांच मेडिसिन व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डिसऑर्डर। अब ये तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी बोलते हैं ना, इसमें गैस्ट्रोएंट्रो कहते नहीं है, अगर जीआईटी से कोई भी प्रॉब्लम है, जीआईटी में कोई प्रॉब्लम है तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग में आपको दिखाना पड़ता है, हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग अलग से होते हैं। नेक्स्ट में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन अफेक्टेड इन गैस्ट्रोइसोफेजियल डिजीज, जीआरडी डिजीज में क्या चीज़ इफेक्ट होती है, तो इसमें लोअर इसोफेजियल इंस्पेक्टर एक होता है, वाल करके होता है, वो इफेक्ट कर जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, दी की डाइटरी एडवाइज गिवन फॉर पेशेंट विथ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, वही क्वेश्चन है जिसमें क्या होता है, अगर किसी को ये गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स हो रहा है, पेशेंट कोई भी पेशेंट हो, तो उसको डॉक्टर, उसको नर्स क्या एडवाइज करता है, क्या डाइट उसको उसको एडवाइज करता है, तो अवॉइड, उसको बोलता है कि आपको कैफीन की कोई चीज़ें नहीं लेनी है जिसमें कैफीन होती हैं, कोई टोबैको नहीं लेना है, बियर नहीं पीना है, मिल्क नहीं पीना है, और कार्बोनेटेड बीवरेज कोई भी नहीं लेना है, जैसे कोल्ड ड्रिंक जो आती हैं वो सब नहीं लेते हैं, कोई भी प्रिजर्वेटिव फूड या प्रिजर्वेटिव लिक्विड कोई भी नहीं लेना है। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, डिस्पेप्सिया का मीन्स क्या होता है, डिस्पेप्सिया इसमें भूख नहीं लगती है। एसिड सिक्रेटेड इन एक्सेस इन स्टमक में अधिक मात्रा में एसिड, जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो एक्सेस मात्रा में सिक्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेबोरेटरी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड टेस्ट के लिए कौन सा लेबोरेटरी जो होता है, लैब होता है, वो किस टाइप का लैब जो रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपको बताना है। तो वो होता है हिमाटोलॉजी, हीम से क्या होता है, ब्लड ही होता है, ब्लड टेस्ट के लिए हिमाटोलॉजी लेबोरेटरी में जाना पड़ता है। तब हॉस्पिटल में हिमाटोलॉजी डिपार्टमेंट अलग से होता है, जहाँ पे अलग अलग ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जो डिजीज़ को डायग्नोस करते हैं। नेक्स्ट में देखिए, द स्टडी ऑफ द लीवर इज नोन एट, अगर लीवर की स्टडी को, लीवर की अध्ययन को क्या कहा जाता है, लीवर के अध्ययन को हिमाटोलॉजी नहीं भाई, हिपैटोलॉजी बोलते हैं। हिपैटिक सेल्स कहाँ होती है, लीवर में, हिपैटिक कहीं पे आ गया तो लीवर से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए,
द पीरियड फ्रॉम डिजीज इनिशिएशन टू डिजीज डिटेक्शन इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है पीरियड फ्रॉम डिजीज इनिशिएशन, जब डिजीज़ की शुरुआत होती है और जब डिजीज़ हो जाती है तो डिजीज़ की डिटेक्शन को क्या बोलते हैं, लेटेंट पीरियड बोलते हैं, शुरुआती पीरियड होता है ना। ये देखिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ ऑल फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनिफेस्टेशन साइन सिम्टम ऑफ पर्टिकुलर डिजीज इज कॉल्ड। दैट इज स्टडी ऑफ द फैक्टर्स दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ पर्टिकुलर डिजीज इज कॉल्ड। तो ये क्या बोलेंगे इसको भाई, एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं, एपिडेमिक नहीं बोलेंगे, ना ही इटियोलॉजी ना ही एंडेमिक, एपिडेमियोलॉजी बोला जाता है, जिसके अंतर्गत स्टडी ऑफ सभी फैक्टर्स की स्टडी की जाती है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोई भी साइन सिम्टम के, पर्टिकुलर डिजीज़ के, कोई भी अगर सभी फैक्टर की स्टडी की जा रही है तो उसको एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी किसके अंतर्गत डील्स किया जाता है, नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत क्या चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, तो नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किडनी में ही नेफ्रॉन्स होती है ना, तो नेफ्रॉन्स, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किडनी की यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन्स ही होती है। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत क्या स्टडी करते हैं, न्यूरोलॉजी के अध्ययन क्या किया जाता है न्यूरोलॉजी के अंतर्गत, तो ये बताइए। इसके अध्ययन में हम लोग नर्वस सिस्टम की स्टडी करते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम में ही न्यूरॉन सेल होती हैं, तो उसी से न्यूरोलॉजी आया है। नेक्स्ट में ये देखिए, गायनिकोलॉजी। गायनिकोलॉजी इज रिलेटेड टू वोमेंस द सेम वे पीडियाट्रिक्स इज रिलेटेड टू। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट में, गायनी डिपार्टमेंट क्या होती है, जब प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उसमें गायनी डिपार्टमेंट में जाती हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, रिलेटेड वोमेन से रिलेटेड गायनिकोलॉजी विभाग होता है। और सेम वे पीडियाट्रिक जो होते हैं, पीडियाट्रिक मतलब सब बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं, तो किससे रिलेट होता है, चिल्ड्रन से ही रिलेट होता है। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है जैसे गायनिकोलॉजी का रिलेट किससे करता है, वोमेन से, उसी प्रकार आप पीडियाट्रिक से किससे रिलेट होगा, चिल्ड्रन से। पीडियाट्रिक्स कभी भी आएगा तो चिल्ड्रंस करेंगे, गायनिकोलॉजी डिपार्ट वोमेंस के लिए होता है। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में एक स्पेशलिस्ट इन ट्रीटिंग कैंसर, अगर कोई एक है जो स्पेशल है क्या ट्रीटमेंट करने में, कैंसर बीमारी को, प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर कैंसर पेशेंट, किसी भी कैंसर पेशेंट को अगर ट्रीटमेंट करना है कैंसर का और वो स्पेशलिस्ट है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑन्कोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट नहीं, ये तो जीआईटी हो गया, ये तो माइंड दिमाग से, साइकेट्रिक डिपार्ट से, ये तो बायोलॉजिस्ट हो गया, ऑन्कोलॉजी उसको बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजी तो आप डायरेक्ट आई से संबंधित करेंगे ना, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कोर्स होता है भाई, अलग अलग कोर्स एमबीबीएस के बाद ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बनते हैं, पर स्पेशलिस्ट होते हैं, तो आई डिपार्टमेंट में होता है। नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे देखिए आर्थोपीडिशियन। आर्थोपीडिशियन क्या बोलते हैं, आर्थोपीडिशियन इज रिलेटेड टू बोन्स। आर्थोपीडिशियन, आर्थो मीन्स बोन होता ही है, आर्थराइटिस होता नहीं है, बोन्स में ही तो बीमारी होती है, जॉइंट पेन, तो उसी से आर्थोपीडिशियन रिलेटेड टू बोन एंड डर्मेटोलॉजिस्ट, मतलब स्किन से रिलेटेड है इन द सेम वे। तो देखिए आर्थो का ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है जैसे आर्थोपीडिशियंस बोन से रिलेटेड है, डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन से रिलेटेड है, इन द सेम वे उसी प्रकार ये देखो नियोनेटोलॉजिस्ट किससे रिलेट करेगा, तो नियोनेटोलॉजी, न्यू बार्न के बच्चे को नियोनेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। नियोनेटोलॉजिस्ट बच्चे इन्फेंट कितने एज तक बोलते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है तो कितने साल तक, कितने महीने तक इन्फेंट बोला जाता है, इन्फेंट बोला जाता है, फिर न्यू बार्न बोला जाता है, फिर टोडलर बोला जाता है, फिर प्री स्कूल बोला जाता है, प्री स्कूलर बोला जाता है, फिर एडल्ट बोला जाता है, फिर लेट एडल्ट बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें न्यू इन्फेंट नियोनेटोलॉजिस्ट से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्थोपेडिकली हैंडीकैप सिचुएटेड इन, जो आर्थोपेडिकली जो बोन से संबंधित है, जो हैंडीकैप नेशनल इंस्टीट्यूट एक कहीं पे सिचुएटेड है, उसका आपको नाम बताना है, तो बताइए। 347 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसमें देहरादून, मुंबई, हाँ कोलकाता में है, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी स्टडी ऑफ टीथ, जो दांत होता है, टीथ होती है, उसकी स्टडी अध्ययन को क्या बोलते हैं, एंक्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी बोलेंगे या फिर लैरिंगोलॉजी, नहीं ये नहीं, ओडोंटोलॉजी ही बोलेंगे, तो ये ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर विजुअल एग्जामिनेशन। देखिए विजुअल एग्जामिनेशन मतलब देखने से, विजुअल एग्जामिनेशन ईयर ड्रम, ऑफ ईयर ड्रम। ये देखिए,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ ईयर ड्रम। अगर ईयर ड्रम में कोई प्रॉब्लम है तो विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं। अब ईयर की प्रॉब्लम है, उसकी आँख की प्रॉब्लम नहीं है, उसकी कान की प्रॉब्लम है। तो कान की प्रॉब्लम है तो उसको विजुअल अंदर उसको देखने के लिए ओटोस्कोप यूज किया जाता है। क्या यूज करते हैं? ओटोस्कोप। ओटोस्कोप कहाँ पे? कान में कुछ देखने के लिए, अंदर ईयर में कोई प्रॉब्लम है उसको देखने के लिए ओटोस्कोप यूज किया जाता है। ओटोस्कोप में एक लाइट लगी होती है, उसके अंदर कान में दिखाई देता है। जो भी प्रॉब्लम रहती है उसको देख के बाद डिजीज डायग्नोसिस करके फिर मेडिसिन प्रोवाइड करके सही किया जाता है। या फिर कोई सर्जरी होती है तो वो भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 350 नंबर क्वेश्चन देखिए और ये बताइए, ये मेडिकल, ये देखिए प्रैक्टिशनर जो मेडिकल विभाग में होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और स्पेशलाइज होते हैं चिल्ड्रेन के केस में। तो चिल्ड्रेन एंड दियर डिजीज, अगर चिल्ड्रेन के केस में वो स्पेशलाइज है तो उसको कार्डियोलॉजिस्ट नहीं बोलेंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं, वो उसको पीडियाट्रिशियन बोलेंगे। पीडियाट्रिशियन डॉक्टर होते हैं ना, ये छोटे छोटे बच्चे की भैया वो देखभाल करते हैं, जाएंगे हॉस्पिटल में और करेंगे। तो पीडियाट्रिक वार्ड ही होते हैं, अलग अलग वार्ड होते हैं। PICU होता है, पीडियाट्रिशियन वार्ड होते हैं, NICU होता है। तो ये सब वार्ड हॉस्पिटल में मिलेंगे। व्हिच इंडियन इज नोन एज फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, तो वो सुश्रुता ही लगाएंगे आप ना। कहीं भी प्लास्टिक सर्जरी आएगी तो आप तुरंत इनको ढूंढेंगे कहाँ पे ये मिलेंगे, ऑप्शन में जहाँ मिलेंगे तहाँ पे सुश्रुता को लगा देंगे। नेक्स्ट में देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज एक्सपर्टाइज इन प्लास्टिक सर्जरी। फिर प्लास्टिक सर्जरी आ गया, फिर सुश्रुता लगा देंगे। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ सर्जरी, ये देखिए फादर ऑफ सर्जरी आ गया, तो अब क्या लगाएंगे? अब भी वही चीज़ आप लगाएंगे, सुश्रुता। नेक्स्ट में देखिए, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन आ गए, अभी फादर ऑफ सर्जरी थे, फादर ऑफ मेडिसिन आ गए, तो हिप्पोक्रेट्स लगा देंगे। नेक्स्ट में, व्हाट मींट बाय साइकेट्रिक डोमेन, साइकेट्रिक डोमेन क्या है? साइकेट्रिक डोमेन्स का मतलब साइकेट्रिक में मेंटल की देखा जाता है और फिजिकल स्किल दोनों देखे जाते हैं, तो डी ऑप्शन लगाएंगे। नेक्स्ट में देखिए, पल्मोनोलॉजी, पल्मोनोलॉजी जब हॉस्पिटल में हुआ आप ड्यूटी करेंगे ना, BSc नर्सिंग के टाइम पे ड्यूटी लगना शुरू हो जाती है हॉस्पिटल में, फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, चारों साल आपकी ड्यूटी चलती है हॉस्पिटल में। पढ़ाया भी जाता है कॉलेज में, फिर ड्यूटी भी लगती है हॉस्पिटल में। थ्योरी और क्लिनिकल दोनों चलता है साथ में। तो आप पल्मोनरी वार्ड में ड्यूटी करेंगे। पल्मोनरी का मतलब ये होता है लंग से डिजीज ना, पल्मोनरी पढ़े नहीं हैं, पल्मोनरी। तो पल्मोनोलॉजी, ये देखिए लिखा गया है, पल्मोनोलॉजी इज मेडिकल स्पेशलिस्ट दैट डील्स विथ डिजीज इन्वॉल्विंग, तो ये लंग्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट लगाएंगे ना। ये देखिए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस बताइए। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। रूमेटिक अर्थराइटिस क्या है? रूमेटिक अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। अब इसमें क्या होता है रूमेटिक अर्थराइटिस में, ये क्या होती है? क्रोनिक, लंबे समय से ये एक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करता है, जैसे जॉइंट पेन जो होते हैं ना, जैसे पैर में हाथ में जो जॉइंट होते हैं ना, उसमें क्या करता है, इसमें ये इन्फ्लामेशन हो जाएगा और पेन होने लगा, धीरे धीरे वहाँ पे डिफॉर्मिटी देखने को मिलता है ना। तो इसमें ऑटो इम्यून, एक बॉडी इम्यून, ये जो शरीर की जो इम्यून सिस्टम होता है ना, उसी के सेल्स को, खुद की सेल्स को खुद मारने लगती हैं, तो ऑटो इम्यून डिजीज उसी को बोला जाता है, और इंटरनल ऑर्गन को इफेक्ट भी करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड बी द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन एडल्ट। एडल्ट में नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपको बताना है, तो 120/80 बताएंगे। 120 क्या होता है? सिस्टोलिक होता है, और 80 क्या होता है? डायसिस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक मतलब सिकुड़ जाना, डायसिस्टोलिक मतलब एकदम फूल जाना। तो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक क्रिया चलती है। MM ऑफ HG में इसकी ब्लड प्रेशर की यूनिट मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग स्टैंडिंग हाई ब्लड प्रेशर, अगर लॉन्ग स्टैंडिंग, लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर किसी को है तो रिजल्ट क्या देखने को मिलता है? कार्डियक फेल्योर हो जाएगा क्या, कि फिर कार्डियोमिगैली हो जाएगा? नहीं, हार्ट अटैक उसको हो सकता है। अगर लंबे समय तक उसको ब्लड प्रेशर हाई है तो हार्ट अटैक हो सकता है। नेक्स्ट में देखिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बींग्स के केस में 120 mmHg और 80 mmHg, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल देखा जाता है उसमें बोला जा रहा है कि इसमें किस यूनिट में नापते हैं, तो मिलीग्राम पर डेसीलीटर में नापते हैं। तो 365 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिलीग्राम पर DL लिखते नहीं हैं,
अगर 120 ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए जिसका ब्लड शुगर हाई होता है 200 है तो 200 मिलीग्राम ऐसे लिखते हैं ना, मिलीग्राम पर डीएल लिखते हैं। तो डीएल का क्या होता है, डेसीलीटर ही होता है और मिलीग्राम ही होता है। तो आप 120 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर नॉर्मल ब्लड शुगर की बात करें कि नॉर्मल ब्लड शुगर कितना होना चाहिए, ब्लड में शुगर की लेवल नॉर्मल कितना होना चाहिए, तो बताएंगे 80 से 120 बता सकते हैं। 80 से 120 नॉर्मल होता है, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए, द नॉर्मल लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड, ब्लड में नॉर्मल लेवल के अगर लेवल की बात किया जाए तो 80 मिलीग्राम पर 100 ml। हाँ, ये करेक्ट हो जाएगा। 80 मिलीग्राम होता है अगर जब ब्लड शुगर डायग्नोसिस किया जाता है ना लैब में, तो 80 मिलीग्राम पर 100 ml होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाई ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल्ड बाय, अगर ब्लड में शुगर की मात्रा अधिक है तो कौन मेंटेन करता है, तो आपको पता है इंसुलिन ही करता है। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन सीक्रेट कहाँ से होता है, पैंक्रियाट की बीटा सेल से कि अल्फा सेल से, बीटा सेल से, और ये क्या करती है, कंट्रोल करती है ब्लड शुगर। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में व्हिच हार्मोन रेगुलेटेड ब्लड शुगर लेवल, तो इंसुलिन हो ही गया ये। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, फास्टिंग ब्लड अगर कह रहा है कि फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कब कहाँ तक होता है, कंसीडर ये देखिए प्री डायबिटीज़, जब प्री डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, प्री डायबिटीज़ मतलब अभी शुरुआत हो रही है डायबिटीज़ की, तो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए। 369 का बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 100 to 25 के बीच में होना चाहिए। तो प्री डायबिटीज़ बोलेंगे अगर इसके बीच में है कि अभी शुरुआत हो रही है, मिलीग्राम पर डीएल में नापेंगे, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन दैट अकर इन नेफ्रोलिथियासिस, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन नेफ्रोलिथियासिस, जब किडनी में स्टोन होती है तो कैल्शियम स्टोन ही होती है, यूरिक एसिड नहीं होती है, वो कैल्शियम स्टोन होती है। और मोस्ट किडनी स्टोन आर कंपोज्ड ऑफ, जो किडनी में स्टोन होते हैं, पथरी कहते हैं, किडनी में भाई पथरी हो गई है, स्टोन हो गया है। और स्टोन का, किडनी का जब स्टोन हो जाता है ना किडनी में, भाई साहब किडनी में अगर हो गया तो इतना भयानक पेन होता है ना, दर्द होता है कि सहन क्षमता एकदम कंट्रोल होता ही नहीं है। फिर हॉस्पिटल में जाओगे, फिर वहाँ वही लगाएंगे, ट्रामाडॉल देते हैं, ट्रामाडॉल भी काम करना बंद कर देती है। ट्रामाडॉल हो गया, फिर उससे एडवांस भी लगाते हैं, तब थोड़ा जाके पेन कंट्रोल होता है। और इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट लगाएंगे, जो स्टोन बनता है ना कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनती है। तभी तो कहते हैं जब स्टोन हो जाता है तो टमाटर नहीं खाने चाहिए, खट्टी चीज़ें तो नहीं खानी चाहिए, टमाटर तो एकदम नहीं खानी चाहिए, टोमेटो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। नेक्स्ट में देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस इज डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, एक बीमारी है ये किसकी डिफिशियंसी से होती है, ऑस्टियोपोरोसिस, ये आपको बताना है। तो ये किसकी डिजीज से, तो विटामिन डी की डिफिशियंसी से ऑस्टियोपोरोसिस होती है। नेक्स्ट में देखिए, टोबैको स्मोक इंजीरियस टू हेल्थ लिखा रहता है, भाई पैकेट पे ही लिखा रहता है। टोबैको की कोई भी तम्बाकू वमाकू खानी चाहिए, कोई भी खाते हैं ना, जो खाते हैं वो इंजीरियस टू हेल्थ उस पर लिखा रहता है, वो चेतावनी लिखी नहीं रहता है, वार्निंग। तो इंजीरियस टू हेल्थ बिकॉज, क्योंकि टोबैको में क्या चीज़ होता है ये आपको बताना है। उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन या पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या चीज़ें होती हैं, ये चीज़ बताना है। तो उसमें सभी चीज़ें होती हैं टोबैको में, ये कार्बन मोनोऑक्साइड CO भी होता है, निकोटीन भी होती है, और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हिच कंपोनेंट इन टोबैको मेक्स ये हार्मफुल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, व्हिच कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट होता है, कौन सा तत्व होता है जो टोबैको में प्रेजेंट होता है, जो ह्यूमंस के कंजप्शन, जो ह्यूमंस लेते हैं उनमें क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो वो आप पर निकोटीन तो ही होती है जो हार्म करती है। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। द प्राइमरी रीजन दैट स्मोकिंग सिगरेट, कोई भी सिगरेट पी रहा है तो प्राइमरी रीजन इज बैड मतलब ख़राब, आवर हेल्थ के लिए बैड है, ख़राब है। सिगरेट स्मोकिंग क्या चीज़ ख़राब है भाई, क्योंकि वो क्या करती है, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड आधी मात्रा में जाता है, तो वो किल्स कर देता है सीलिया इन द अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में सीलिया होती है ना, ये सीलिया तो भाई अच्छी होती है ना, यही तो क्या करती हैं, सीलिया बहुत ज़्यादा करती है, सीलिया म्यूकस को सिक्रेट करती हैं, वो उसका मूवमेंट में हेल्प करती हैं, जो डस्ट पार्टिकल जाते हैं उनको हेल्प करती हैं बाहर फेंकने में, तो वो उसको किल्स कर देती है सीलिया को।
तो ऑप्शन नंबर ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टोबैको एडिक्शन इज ड्यू टू, टोबैको ज़्यादा मात्रा में अगर टोबैको ले ही रहे हैं तो एडिक्शन हो जाते हैं, आदत पड़ जाती है भाई, एडिक्शन हो जाते हैं। कहते नहीं शराब का एडिक्शन हो गया, वो शराब छूटेगा तभी जब मरेगा तभी, तो उसी प्रकार टोबैको अगर ले रहे हैं तो एडिक्शन हो गया, तो वो ड्यू टू एडिक्शन क्यों हो जाता है ये चीज़ बताना है। तो निकोटिन की वजह से एडिक्शन हो जाता है, निकोटिन बार बार जाएगा टिश्यू सेल्स को स्टिमुलेट करता है, फिर टिश्यू सेल्स जो होते हैं वो बार बार निकोटिन मांगते ही रहते हैं, नहीं मिलता है तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाती है उनकी, तो निकोटिन ही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 377 क्वेश्चन देखिए, एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, अगर एल्कोहल का लंबे समय से एक्सेसिव कंजप्शन कर रहे हैं ड्रिंक काज तो क्या चीज़ डैमेज करता है, तो सिरोसिस आप पता होगा ना 377 का, बताइए। लीवर को ही तो डैमेज करता है, लीवर्स की सेल्स होती हैं वो सिरोसिस कर जाती हैं, फाइब्रस उसमें जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, ये तो हो गया। एक्सेस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल इनटेक काज ब्लाइंडनेस, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सेस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल इनटेक काज ब्लाइंडनेस, एक्सेस मात्रा में अगर एल्कोहल इनटेक कर रहा है तो ब्लाइंडनेस, तो कैसे होगा, क्या चीज़, कौन सा एल्कोहल कंजप्शन करने पे उसको ब्लाइंडनेस हो जाता है मरीज में, तो 378 का आप मेथिल एल्कोहल भाई भी नशे वशे में यूज़ किया जाता है ना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 379 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का खेल है, दो खेल है यहाँ पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आई डिजीज रिलेटेड टू नियर साइटेडनेस, यहीं से आप क्वेश्चन पकड़ेंगे। निकट दृष्टि ये लिखा है, निकट क्या लिखा है, निकट दृष्टि, ये एकदम समझ लीजिए और कभी भी भूलेंगे नहीं। वैसे तो मैंने काफ़ी बार इसको बताया है ना, निकट दृष्टि, निकट दृष्टि में क्या होता है, मतलब उसको निकट दृष्टि है, कहने का मतलब ये है कि उसको मायोपिया है, मायोपिया में नियर साइटेडनेस होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो क्लोज की जो पास वाली वस्तुएं होती हैं उसको तो दिखाई देती हैं, पास में ये रखा है, ये आदमी कोई है मान लीजिए, ये पास में रखा है, और एक चीज़, एक वस्तु कोई यहाँ पे रखा है, कोई दूर रखा है, कोई एक पास। मायोपिया में ये नज़दीक की वस्तुएं तो दिखाई देंगी लेकिन ये दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, तो ये आप ऐसे देख लीजिएगा। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में अगर अंतर पता करना है तो मायोपिया छोटा लिखा है, हाइपरमेट्रोपिया काफ़ी लेटर इसमें है, तो मायोपिया छोटा लिखा है तो छोटी वाली पास वाली वस्तुएं दिखेंगी, जो नज़दीक होंगी वो दिखेंगी, दूर नहीं दिखेगा, तो ये नियर साइटनेस उसको बोलेंगे, निकट दृष्टि बोलेंगे, तो निकट दृष्टि मायोपिया होती है। और इसी का जस्ट उल्टा आप हाइपरमेट्रोपिया में कर देंगे। हाइपरमेट्रोपिया में क्या दूर की दिखती है, नज़दीक की नहीं दिखती है, तो ये आप देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन डिजीज में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग, पार्किंसन डिजीज में, जो पार्किंसन डिजीज होती है कौन सा, इसमें कहने का मतलब इसका है कि पार्किंसन डिजीज में कौन सा ऑर्गन, पार्किंसन डिजीज अफेक्ट, कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है, तो इसमें पार्किंसन डिजीज में ये ब्रेन डिजीज है, दिमाग की डिजीज है, डिसऑर्डर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें अफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है ना, एक केमिकल्स होता है, कौन सा केमिकल्स होता है, डोपामाइन होता है, डोपामाइंस का लेवल ड्रॉप कर जाता है, गिर जाता है, काफ़ी कम हो जाता है, तो इसमें ये डिजीज हो जाती है। तो पार्किंसन डिजीज जिसमें ट्रीमर्स व्रीमर्स आते हैं, झटके आते हैं, तो ब्रेन इसमें ऑप्शन लगाएंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड ब्रेन, ब्रेन की एक्टिविटी को अगर टेस्ट करना है तो क्या चीज़ करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बताइए। 396 का उसमें एक टेस्ट किया जाता है ईसीजी, ईसीजी किया जाता है क्या, ईसीजी तो हार्ट के लिए किया जाता है भाई, ईईजी किया जाता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये हार्ट के लिए है और ये ब्रेन के लिए है और ये हार्ट के लिए है, समझ जाइए, अच्छे से समझिए सब कुछ। पार्किंसन डिजीज इज काज्ड बाय, पार्किंसन डिजीज कैसे होती है ये बताएंगे। इसमें क्या, ये देखिए यहाँ हेरिडिटरी डेथ ऑफ ब्रेन नहीं, इम्पेयरमेंट ऑफ डोपामाइन, डोपामाइन से एक न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस सेल्स इन ब्रेन, इम्पेयरमेंट हो जाता है, तो इम्पेयरमेंट ख़राब हो जाएगा, कोई सेल्स हो, ब्रेन की सेल्स है जो सिक्रेट करती है डोपामाइन, वो इम्पेयरमेंट मतलब ख़राब हो गई है, ख़राब हो गई है तो डोपामाइन सिक्रेट नहीं कर पाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी आप लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द मेमोरी डिसऑर्डर दैट अफेक्ट ओल्डर एडल्ट एज, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि मेमोरी डिसऑर्डर है, मतलब भूलने की बीमारी है, जैसे जैसे उसकी एज होते चली जा रही है, बुढ़ापा जा रहा है, वैसे वैसे उसको डिमेंशिया हो रहा है, मतलब डिमेंशिया का मतलब होता है प्रीवियस चीज़ें, उसकी प्रीवियस जो पहले कभी चीज़ें रही होती हैं धीरे धीरे भूलने लगती हैं, तो डिमेंशिया आप लगाएंगे। दी जनरल टर्म फॉर स्पीच डिसऑर्डर ड्यू टू ब्रेन डैमेज, अब ये क्या चीज़ कहानी है, ये कह रहा है कि
जनरल टर्म आपको बताना है, स्पीच टर्म बोलने की बीमारी मतलब बोलने से संबंधित कोई डिसऑर्डर है और ब्रेन डैमेज उसमें हो रहा है तो उसको एफोनिया बोलते हैं। नेक्स्ट में देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ट्रांसमिटेड सेक्सुअली। अब ये क्वेश्चन हमें तो लगता है इस बार भी 100% आने के चांस इसमें पूरा एकदम ये समझिए कि लिखा आया है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ट्रांसमिटेड सेक्सुअली कहे, ये क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि ये जो यौन संचारित रोग होते हैं ना, या यौन संचारित रोग पता है ना, यौन संचारित रोग ये पुरुषों और महिलाओं में यौन संचारित रोग होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ट्रांसमिटेड सेक्सुअली, कौन से इसमें बीमारी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो भाई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज 8 डिजीज तो आप एकदम रटे रहिए। वैसे तो देखिए जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं ना वो वायरल डिजीज भी हैं, वायरस के थ्रू भी वो हैं और बैक्टीरिया के थ्रू भी हैं, फंजाई हैं और फंजाई और पैरासाइट के थ्रू ये सभी डिजीज हैं। तो इसमें तो सिफिलिस एक दिया गया है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो डी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए इट इज़ नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा एक बीमारी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, नॉट है। तो ये देखिए कैंडिडियासिस, गोनोरिया, वार्ट, सिफिलिस। वैसे तो इसमें सभी लग रहे हैं कि सभी से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, लेकिन गोनोरिया और सिफिलिस और वार्ट्स ये जेनाइटल वार्ट्स है तो ये तो सभी हैं ही, लेकिन एक आप ये कैंडिडियासिस आप लगा सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेक्सुअली, ऐसे तो सभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बता दें क्या एक बार आपको, तो अच्छा चलिए हाँ लिखा देते हैं एक बार, हो सकता है क्वेश्चन आपका आ जाए तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। लिख लीजिए यौन संचारित रोग कौन कौन से हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी डिजीज कौन कौन से हैं एक बार आप लिख सकते हैं। सेक्सुअली डिजीज आप लिख लीजिए, लगभग 8 डिजीज तो हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ये 8 तो आपको रटा ही होना चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन से हैं पहले आप अच्छे से देख लीजिए। एक आप लिख लीजिए पहले गोनोरिया लिख लीजिए, क्या लिखेंगे गोनोरिया लिख लीजिए GONORREHOEA, एक गोनोरिया हो गया, फर्स्ट पे ये लिख लीजिए। सेकंड पे आप गोनोरिया और सेकंड पे आप सिफिलिस लिख लीजिए, सिफिलिस SYPHILIS सिफिलिस हो गया, 2 हो गए ना। 3 नंबर देख लीजिए, 3 नंबर यहाँ लिख लीजिए। 3 नंबर सिफिलिस के बाद आप लिख लीजिए जेनाइटल हर्पीज लिख लीजिए, GENITAL जेनाइटल HERPES हर्पीज लिख लीजिए। और फिर उसके बाद एक लिख लीजिए क्लेमाइडिया लिख लीजिए, 4th नंबर पे क्लेमाइडिया लिख लीजिए, CHLAMY और DIA क्लेमाइडिया हो गया। 5 नंबर पे क्या लिखेंगे, 5 नंबर पे आप एक और जेनाइटल वार्ट लिख लीजिए, GENITAL कौन सा है GENITAL जेनाइटल WART ये लिख लीजिए, जेनाइटल वार्ट हो गया। फिर उसके बाद आप जेनाइटल वार्ट भी लिख लिए, जेनाइटल वार्ट हो गया। और एक कोई था यार जेनाइटल, हाँ ट्राइकोमोनियासिस एक है वो भी लिख लीजिए 6 नंबर पे एक ट्राइकोमोनियासिस लिख लीजिए, TRICHOMONIASIS ट्राइकोमोनियासिस हो गया। और एक आपका ट्राइकोमोनियासिस हेपेटाइटिस बी, 7th नंबर पे हेपेटाइटिस बी लिख लीजिए, ये HEPATITIS हेपेटाइटिस बी लिख लीजिए। और एक आपका कौन सा है, एक आपका पता ही है HIV है, तो ये HIV लिख लीजिए। और 1-2 डिजीज़ हैं तो वो तो इतना अंदरूनी नहीं जाएंगे, लेकिन ये 8 आपको तो रटे होने चाहिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं जो आप समझ गए होंगे। तो इसमें आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ यहाँ पे देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, तो इसमें कौन से हैं, इसमें देखिए हाँ ये क्वेश्चन आप लगाइए, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, 8 मैंने लिखा दिया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कौन सा है जो यौन संचारित रोग नहीं है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, बताइए। क्लेमाइडिया, गोनोरिया, टाइफस या फिर हेपेटाइटिस बी। मैंने टाइफस लिखाया है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट लगाएंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिफिलिस, ये देखिए सिफिलिस जो है गोनोरिया है, एड्स है, कैन स्प्रेड फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंटैक्ट जब होगा, इनडायरेक्ट कंटैक्ट या वेक्टर, तो ये ऑप्शन बताइए 405 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका डायरेक्ट कंटैक्ट से होते हैं क्यों, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये देखिए ड्रेडेड ह्यूमन डिजीज सिफिलिस काज्ड बाय,
अब ये बताइए सिफिलिस जो बीमारी है वो कैसी होती है। सिफिलिस जो मैंने बताया था 406 का बताइए। ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। अब इसमें वायरल डिजीज़ कौन से बैक्टीरियल डिजीज़ थे, तो सिफिलिस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लगाइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन अच्छे से देखिए और बताइए, ऑप्शन को देखेंगे तभी तो मज़ा आएगा। ये सिफिलिस डिजीज़ ना, जो सिफिलिस डिजीज़ जो है ये इसका जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम क्या है, ट्रिपोनिमा पालिडम जानते हैं कि नहीं, TREPONEMA। ट्रिपोनिमा एक पालिडम होता है, ये बैक्टीरिया है, यही तो काज करता है सिफिलिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए व्हिच क्वेश्चन कह रहा है व्हिच इज द हेरिडेटरी डिजीज एमंग द फॉलोइंग। इसमें हेरिडेटरी डिजीज आपको बताना है। हेरिडेटरी मतलब जो मदर से जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों में होता है, वो हेरिडेटरी जो अपने पेरेंट्स से मिलती हैं बीमारियां, उसको हेरिडेटरी डिजीज बोलते हैं। तो ये आपको बताना है कौन सा है। निमोनिया हो गया, व्हिच ऑफ द हेरिडेटरी डिजीज एमंग द फॉलोइंग। निमोनिया नहीं होता भाई, सिफिलिस भी नहीं, पार्किंसन भी नहीं, कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लगाएंगे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द लीवर। लीवर के फंक्शन आपको बताना है। लीवर के फंक्शन क्या होते हैं, लीवर के फंक्शन क्या होते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा। हाँ, लीवर जो होता है प्लाज्मा प्रोटीन्स का सिंथेसिस करता है। कार्बोहाइड्रेट कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, ये तो किसका काम है, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल का काम लिखिएगा। बाइल सिक्रेट होता है, फिर वहाँ जाके स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है, जहाँ पे स्टोर होता है वहीं पे कंसंट्रेट होता है। तो कंसंट्रेट कहाँ पे होता है, कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में होता है क्या, बताइएगा। व्हिच इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन ह्यूमन। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन की बात कर दिया तो आप क्या लगाएंगे, लीवर ही तो लगाएंगे। तो लीवर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी डिसिप्लिन कॉल्ड हिपैटोलॉजी कंसर्न। तो ये तो क्या बोल रहा है, ये तो हिपैटोलॉजी की बात कर रहा है। हिपैटोलॉजी कंसर्न कहाँ करेंगे, तो लीवर की करेंगे। आइडियल रेशियो ऑफ नर्स पेशेंट। अगर इंटेंसिव केयर यूनिट में नर्स वर्क करते हैं तो नर्स और पेशेंट का रेशियो क्या होना चाहिए, कितने पेशेंट पे कितने नर्स होने चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसमें 1:1, अगर एक पेशेंट पे एक नर्स होनी चाहिए ICU वार्ड में, इंटेंसिव केयर वार्ड में। दी टाइम लिमिट फॉर रजिस्टरिंग बर्थ विथिन। अगर जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कि बच्चे का जन्म कब हुआ। तो कुछ गवर्नमेंटेड फैसिलिटी भी मिल जाती हैं, तो वो 12-21 दिन के अंदर करवा लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 412 भी देख लेते हैं इसी समय कम है लेकिन देख लेते हैं। टाइम लिमिट फॉर रजिस्टरिंग बर्थ इज विथिन 21 डेज हो ही गया। नेक्स्ट में ये देखिए यंग पेशेंट कोई है, सेज दैट यूरिनेट एट नाइट, मतलब रात में ना वो यूरिनेट कर देता है, एंड अफेक्टिंग द डे टाइम अलर्टनेस यू वुड डॉक्यूमेंट। तो अगर रात में यूरिनेशन करता है और वो एडल्ट पेशेंट है, भाई पेशेंट जो है वो क्या है, एवर पेशेंट सेज दैट यूरिनेट नाइट। कोई भी पेशेंट है, एडल्ट नहीं लिखा है, एवर पेशेंट। कोई पेशेंट, अगर आप हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं, रात में कोई पेशेंट है वो रात में यूरिनेट करता है, यूरिन पास आउट करता है, तो उसको नॉक्टूरिया बोलते हैं। नॉकटर्नल से रात बोलते ही हैं तो नॉक्टूरिया बोलेंगे, रात में यूरिनेशन करेगा। येलो कलर कोड इज यूज्ड फॉर व्हिच टाइप ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। येलो कलर जो डस्टबिन जो होता नहीं है यूज करते हैं, रेड टाइप, येलो टाइप, ब्लू, वाइट, ब्लैक सब यूज किया जाता है। मैंने वीडियो बनाई है जब BMW पढ़ाया था, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अगर पढ़ना है तो आप कहाँ पे पढ़ेंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड वाले में पढ़ेंगे। तो येलो कलर कोड यूज्ड फॉर किसके लिए किया जाता है, तो बॉडी पार्ट के लिए येलो कलर वाले यूज किए जाते हैं। तो 414 का तो वैसे भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जेक्टिव डाटा, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा दोनों होते हैं। मैंने काफ़ी बार बताया है, जो आप कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में मान लीजिए आता है, हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं, अगर पेशेंट को खुद जो डाटा आप खुद कलेक्ट करेंगे वो ऑब्जेक्टिव डाटा है। अब उसका पेट दर्द हो रहा है तो आप कैसे ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या लिखेंगे, उसका फेस एक्सप्रेशन देखेंगे चेंज हो रहा है कि नहीं, चेहरे का कुछ चेंज हो रहा है तो वही चीज़ लिखेंगे कि इसका कुछ तो गड़बड़ी है, फेस एक्सप्रेशन हो रहा है। तो आप, और जो पेशेंट बताएगा सर डॉक्टर साहब मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, तो वो सब्जेक्टिव डाटा होता है। ऑब्जेक्टिव डाटा कौन से होते हैं ये आपको बताना है। ये देखिए फीलिंग ऑफ वरी, वो चिंता है, ये इसका तो आप नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे उसकी वो चिंता है कि नहीं। डिसकलरेशन ऑफ द स्किन, हाँ
स्किन उसके चेंज हो रहे हैं तो वो तो बाहरी से दिखाई देगा ना, तो आप तो ऑब्जेक्टिव डाटा आप खुद उसको निर्धारित करेंगे, तो ये आप पकड़ लेंगे। ईचिंग, उसको खुजली हो रही है, आपको कैसे पता चलेगा खुजली हो रही है? अगर वो खुजलाएगा तभी पता चलेगा, नहीं खुजल रहा है तो कैसे पता चलेगा? नहीं पता। उसको नौजिया है, उसको जी मचला रहा है, घबरा रहा है, तो नहीं पता चलेगा। तो ऑप्शन नंबर उसमें बी ऑप्शन करेक्ट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हेरिडेटरी, इसमें बताना है हेरिडेटरी डिजीज कौन सी है, पेरेंट्स से डिजीज कौन सी उसको मिलती है? कैंसर नहीं, ट्यूबरक्लोसिस नहीं, हीमोफीलिया, हाँ हीमोफीलिया जो होती है हेरिडेटरी डिजीज होती है। तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट लगाएंगे। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, ये देखिए एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। तो ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज इनहेरिटेंस, अब ये देख लीजिए इनहेरिटेंस क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता जो रोग होती है, इनहेरिटेंस डिजीज द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स, जो पेरेंट्स से बच्चों में जाएगा वो उसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट में देखिए व्हाट इज पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जो जीवाश्म अध्ययन करते नहीं हैं, फॉसिल्स का जो अध्ययन करते हैं उसी को तो पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि पैलियोंटोलॉजी के अंदर किसकी स्टडी किया जाता है, क्या अध्ययन करते हैं? तो फॉसिल्स का। ये अच्छे से देख लीजिएगा। ये देखिए दी टेंडेंसी ऑफ एन ऑफस्प्रिंग रिजेंबल टू इट्स पेरेंट्स इज नोन एन, अगर कोई ऑफस्प्रिंग है, कोई बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स की तरह दिख रहा है, टेंडेंसी ऑफ ऑफस्प्रिंग रिजेंबल्स पेरेंट्स की तरह, तो वेरिएशन, हेरिडिटी या फिर रिजेंबलेंस या फिर इनहेरिटेंस, तो उसको क्या बोलोगे? तो उसको भाई क्या बोलोगे? ये देखिए उसको हेरिडिटी ही बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन है क्या? ये सभी क्वेश्चन, चलिए इतने क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग ले लिए हैं, तो ये सब क्वेश्चन को ड्रा करते हैं। कितना समय, बहुत ज़्यादा नहीं खर्च करेंगे। तो काफ़ी हम लोग, ये लास्ट वीडियो था 2024 सेशन का। अभी एक वीडियो और बन जाएगी ओमार शीट पे, तो वो हम डाल देंगे। ओमार शीट कैसे फिलअप करना है वो भी इम्पॉर्टेंट है, ओमार शीट। चलिए बेस्ट ऑफ लक, सभी अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और सभी को अच्छे नंबर आने चाहिए और सिलेक्शन होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ।